हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं पॉलिटिकल साइंस में शुरू करने जा रहा हूँ, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। जी, आप ज़ीरो टू हीरो बन जाओगे पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने मेरी सारी बनाई हुई लेक्चर देखी। तो हम लोग शुरू करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहली चीज़, जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस जब ये टर्म सुनते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ख्याल आता है। सबसे पहले हमें ये दिखता है कि पॉलिटिकल साइंस इज समवेयर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। जाहिर सी बात है कि नाम से तो चल रहा है कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पर ये एक बहुत ही इसका छोटा मीनिंग है कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे वेज आते हैं जिससे सो कॉल्ड ये पॉलिटिक्स गवर्न होती है। अब जैसे कि हम लोग लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि कैसे जो पॉलिटिकल पार्टी जो फॉर्म होगी वो किस तरीके से आप पे एक तरह से कह सकते हैं आपको रूल करेगी। जो पॉलिटिकल पार्टी आपने बनाई है, बेसिकली आप रूल करते हो, पर जो भी लॉज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप सिलेक्ट करते हो वो किस बेसिस पे बनाएंगी, क्या क्या राइट्स होंगे, कैसे आपको सिटीजनशिप मिलेगी किसी चीज़ की, किस तरीके से आपकी जो राइट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह के आपके राइट्स को जो कि सेव किया जाएगा कि अगर आपके राइट्स कहीं डिसहार्म होते हैं, अगर आपके राइट्स को कहीं डेंजर होता है तो किस तरीके से आप अपने राइट्स में हेल्प कर सकते हैं, उन राइट्स को बचा सकते हैं। तो वो सब हम पॉलिटिकल साइंस में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे अगर आपने मेरी बनाई हुई सारी वीडियो देख ली। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर वीडियो में डाल दूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग बस देखेंगे कि है क्या पॉलिटिकल साइंस। ऐसे कि नहीं आज पहले दिन ही आप लोग सब कुछ सीख लोगे। तो हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। सबसे पहले हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस सुनते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या याद है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, और इक्वालिटी सब बोलते हैं ना कि वी आर ऑल इक्वल इन अ कंट्री। तो वो सब है क्या। तो आज हम लोग जानेंगे कि डेमोक्रेसी के ऊपर तौर पे हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी है क्या। ऊपर तौर पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क करती है, क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती कैसे है। तो हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी की। सो बिफोर वी लर्न अबाउट द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी और ब्रेक डाउन ऑफ द डेमोक्रेसी, वी नीड टू नो व्हाट इज मेंट बाय डेमोक्रेसी। विदाउट अ प्रॉपर डेफिनेशन वी रिस्क कॉलिंग विंडो ड्रेसिंग अ न्यू रेजीम। ये लाइन यार मैंने किसी और पर्पज़ के लिए लिखी थी, आपको ज़रूरत नहीं है इस लाइन को। तो ये है डेमोक्रेसी। यार हम लोग डेफिनेशन क्यों पढ़ते हैं। डेफिनेशन आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, उसमें हर चीज़, जैसे कि आईपीसी में जो आपका मर्डर है वो सेक्शन 300 में डिफ़ाइन किया गया है। तो आप देखोगे कि सेक्शन 300 में आईपीसी को डिफ़ाइन किया गया है कि किस तरीके से मर्डर एक्चुअली है क्या। तो उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअली है क्या। डेमोक्रेसी के अलग अलग लोगों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर एक प्रॉपर जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो क्या है। देयर आर मैनी सिंपल डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पीपल हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अदर फ्रीडम इंक्लूसिव सिटीजनरी, that is people can vote and run election, but those definition might be insufficient in some cases to provide a clear democracy. तो डेमोक्रेसी की असली डेफिनेशन ये है। डेमोक्रेसी मीन्स ये डेमोस और कराटोस है क्या। ये डेमोस और कराटोस दो ग्रीक शब्द हैं। ग्रीक शब्दों से डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ है, कह सकते हैं हम लोग, दो ग्रीक शब्द। तो डेमोस का मतलब होता है द पीपल और कराटोस का मतलब होता है रूल। तो डेफिनेशन रूल बाय द पीपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और सबसे सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी में जाएँ, जैसे कि मैंने कहा कि अभी हम लोग बस ऊपर से पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इन डेप्थ भी पढ़ेंगे, पर सबसे पहले ऊपर से हम लोग कहते हैं ना कि अगर ऊपर से केक की लेयर खाएंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे भी आप ब्रेड खाएं नीचे से। तो ऊपर की लेयर अभी देख रहे हैं कि जस्ट हमें पता चला कि हाँ डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल है। इन डेप्थ डेफिनेशन इसकी एक बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है, इसके अलग अलग टर्म्स है, जिसके अलग अलग मीनिंग है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या चीज़ें मिल के डेमोक्रेसी बनाती हैं। मतलब
कौन पार्टिसिपेट करता है डेमोक्रेसी में? ज़ाहिर सी बात है हम ही पार्टिसिपेट करते हैं, पर होता क्या क्या है, किन चीज़ों से मिल के ये डेमोक्रेसी बनी है? तो डेमोक्रेसी सबसे पहले बनी है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है क्या? द इंडियन, अभी मैं इंडिया के बेसिस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यार ये हम लोग बाद में बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ टर्म्स जैसे लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इन डेप्थ में जाके आप पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऊपर से पढ़ रहे हैं। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिकली ये होता है कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू वोट, राइट, जो कि मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ाया था कि किस तरीके से जो कि वहाँ के जो वुमेन्स हैं उनको वोट करने का हक ही नहीं था। ऐसे बहुत सारे देश अभी भी हैं जिनमें वुमेन्स को वोट करने का हक नहीं है, या फिर हर वोट की उतनी वैल्यू नहीं है। सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट। तो इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ये हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि ये है क्या। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से एवरी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैव अ राइट टू वोट विदाउट एनी या यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी लाइन है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 18 ईयर्स फ्रॉम, ये डेटा जो कि मैंने दे दिया, फ्रॉम 18 ईयर्स 21 ईयर्स पहले था 1989 में, पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट भी एक ऐसा शब्द है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। मैं बोला ना अभी हम लोग ऊपर का देख रहे हैं। तो अमेंडमेंट का भी सिंपली अगर हम लोग समझें, एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझें, अमेंडमेंट का मतलब है चेंज। एक सिंपल भाषा में अगर हम लोग देखें कि ये अमेंडमेंट कोई बोले हमसे, फिर कहीं हमने सुना ये शब्द अमेंडमेंट, तो हमें उसका मतलब पता है कि अमेंडमेंट का मतलब सिंपली कहें तो चेंज है। तो एक चेंज लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1988। ये 1988 में ये अमेंडमेंट लाया गया, जैसे इम्प्लीमेंट किया गया 1989 में, और 18 ईयर्स पहले 21 ईयर्स से फिर 18 ईयर्स शिफ्ट हो गई राइट टू वोट, क्योंकि 18 ईयर्स एक वो एज है जहाँ की एक जो इंसान है वो सही गलत का फैसला ले सकता है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या है कि एवरी पर्सन हैव द राइट टू वोट, यानी कि हमारे देश में हर इंसान के पास राइट टू वोट है और हर वोट की एक वैल्यू है। यहाँ पे आपने देखा ना, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को हम ये नहीं कह सकते यार तुम इस कास्ट को बिलोंग करते हो, या फिर तुम पुअर हो, या फिर तुम्हारा रिलीजन कुछ और है, या फिर तुम वुमेन हो, या फिर तुम अनपढ़ हो तो आप वोट नहीं दे सकते। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार अनपढ़ का वोट काउंट नहीं करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो अनपढ़ ही हैं। तो इसीलिए हर वोट की एक वैल्यू होती है और हर इंसान को इंडिया में राइट टू वोट है। अब ये आर्टिकल 326 ये भी जिस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है, आप पढ़ लेना अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है। पर अभी आपको एडल्ट सफरेज अभी आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, पर ये जिस मैंने आपको समझने के लिए दे दिया है। अब ये दूसरी चीज़ क्या है कि एक तो ठीक है वो लोग हैं हमारे पास जो डेमोक्रेसी में पार्ट लेंगे। अब पार्ट लेंगे कैसे? क्या मीडियम होगा कि हम लोग अपने लीडर्स को चुन सकें? तो वो मीडियम है आपका इलेक्शंस। जी हाँ, इलेक्शंस। यहाँ पे जो आपके इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए और रेगुलर होने चाहिए। मेन चीज़ यार ये है कि रेगुलर होने चाहिए आपके इलेक्शन। जैसे कि आप देखेंगे हमारे इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शन, यानी कि सिंपल वर्ड में समझा, जो हम लोग अपने देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वो इलेक्शन हर 5 साल में होता है। पर बहुत से लोगों ने इस इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया है, जिसके लिए हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन है, जिसे हम लोग बोलते हैं ईसी। इलेक्शन कमीशन कोई मतलब एक बॉडी है ईसी, जो कि हमारे देश में इलेक्शन कराती है। और जब हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जानेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे कैसे इलेक्शन कमीशन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उस सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि एट लास्ट यही वो लोग हैं जो प्रॉपरली फ्री एंड फेयर और रेगुलर इलेक्शन कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लिखा है कि इलेक्शन आर द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, दे अलाउ द पीपल टू सिलेक्ट ए पॉलिटिकल लीडर, यानी कि थ्रू इलेक्शन पीपल सिलेक्ट देयर पॉलिटिकल लीडर एंड देन होल्ड देम अकाउंटेबल, और उन्हें जवाबदारी देनी होती है जिन लोगों को इन्होंने सिलेक्ट करा है। बट फॉर इलेक्शंस टू फुलफिल द क्रिटिकल फंक्शन दे मस्ट बी फ्री एंड फेयर,
यहाँ पे बेसिकली फ्री एंड फेयर के बारे में कहा गया है। अब रेगुलर का मतलब मैं आपको समझाऊँ कि रेगुलर का मतलब है जैसे कि हमारी कंट्री में हर पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि मैंने कहा कि जो लोकसभा इलेक्शन है वो हर 5 ईयर्स के बीच में होते हैं, हर 5 साल में आपके लोकसभा इलेक्शन होता है, तो हर 5 साल बाद एक इलेक्शन होगा। अब वो अलग बात है कि कभी कभार क्या होता है कि लोकसभा सबलाइम कर जाती है, जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि वहाँ की जो राज्यसभा है वो सबलाइम कर गई, तो रूल ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ पे लागू हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि यार कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मतलब 2 पार्टी मिलकर एक साथ जब गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उनको वोट नहीं मिल पाते, तो कभी कभार जो पार्टीज ने साथ दिया है वो पीछे हो जाते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ही हुआ कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तब जो जिस पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया उस पार्टी ने अपना विधायक जो भी होते हैं, लीडर्स, एमएलए, उन्हें खरीद लिया गया दूसरी पार्टी ने, अपोजिशन ने, तो डिसॉल्व हो गई। वो एक एक्सेप्शन है। मैंने कहा ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हम लोग ऊपर का ही पढ़ रहे हैं। तो अब ये पढ़ लेना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फ्री एंड फेयर का मतलब कोई भी, जैसे हम लोग देखते हैं कि बूथ पे गुंडागर्दी ना हो, कोई लोग उसे डिस्टर्ब ना करें इलेक्शन प्रोसेस को, तो ये फ्री एंड फेयर का मतलब है। और रेगुलर मतलब हर एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में वो इलेक्शन होते रहें बार बार। अब हमारा आता है कि हमने लोग हैं हमारे पास एक मीडियम है जिससे हम लोग चुनेंगे, पर किसे चुनेंगे? हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को चुनेंगे। सो पॉलिटिकल पार्टी है क्या? तो पॉलिटिकल पार्टीज आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रॉडली लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक माइंडेड मैन एंड वुमेन, वो लोग वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिनका एक ही मकसद है टू सीक द विन इलेक्शन इन ऑर्डर दैट दे कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द अपैरेटस ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू इम्प्लीमेंटिंग देयर ओन पॉलिसीज़, मतलब अपनी जो भी पॉलिसीज जो कि पब्लिक के लिए वेलफेयर हो वो लागू ला सकें। तो उसी के यहाँ पे मेन चीज़ है कि किन लोगों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, हम लोग उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, वो मैन एंड वुमेन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और जिनका मकसद केवल एक है कि उनकी जो पार्टी है वो विन करनी चाहिए इलेक्शन में, उनका मकसद एक ही है। ब्रॉडली लाइक माइंडेड पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरू की 3 लाइनें इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाइक माइंडेड पीपल कोई भी हो सकता है, वो मैन वुमेन हो, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करें और उनका एक ही मकसद हो कि उन्हीं की पार्टी जीते, ताकि वो लोग बाद में अपनी देश के लोगों को ना, जिन्होंने उन्हें वोट दिया, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स और पॉलिसीज़ ला सकें। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में यार ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि ये तो आपने देखा ही होगा, बीजेपी, कांग्रेस, ये CPI है कम्युनिस्ट पार्टी, ये TMC, ये आपका BSP, ये सब बहुत सारी पार्टीज़ हैं। अब इन पार्टीज़ का मेन मकसद ये है कि बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता, जो भी लोग जो बीजेपी में काम करते हैं, उनका मेन मकसद क्या है कि कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रुक उन्हीं की पार्टी जीते। अब उसके लिए चाहे उन्हें इस पार्टी की मदद लेनी पड़े, चाहे इस पार्टी की मदद लेनी पड़े, या चाहे इस पार्टी की मदद लेनी पड़े, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर उनका मेन मोटो क्या है कि बीजेपी के लोगों का कि उन्हीं की पार्टी जीते। सिमिलरली जिस पार्टी ने उन्होंने हेल्प ली है, ये भी चाहते हैं कि ये जो लोग हैं अगर उन्होंने इनकी हेल्प ली है तो ये भी ये चाहेंगे कि इन्हीं की पार्टी जीते। हालांकि वो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं वो अलग बात है, पर मेन मकसद ये है कि उन्हीं की पार्टी जीते। ये भी इसीलिए इनसे हाथ मिला रहे हैं ताकि ये भी पावर में है, क्योंकि जब ये लेट्स से कि बीजेपी पावर में आ गई तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पार्टी है, ये जब इनसे हाथ मिलाएगी तो इसकी भी कुछ MLAs हैं उनको लोकसभा में सीट मिलेगी। इसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अब पहले कितनी तरह की गवर्नमेंट होती थी? पहले होती थी, सबसे पहले देखते हैं मोनार्की क्या होता है। मोनार्की, ये अब मैं पास्ट में चला गया कि मोनार्की क्या होता है। तो मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रूलिंग पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ वन पीपल। मोस्ट मोनार्कीज हैव बीन रूल्ड बाय किंग्स। मोनार्की हमेशा किंग रूल होता है। मोनार्की जैसे हम लोग कहें तो एक किंग है, तो उसी किंग के जो घर के लोग हैं, जो भी बाद में जो लोग बनेंगे वही बनेंगे। जैसे कि हमारे देखें अकबर के बेटे बाबर का बेटा, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। तो देख सकते कि वही लेगेसी कंटिन्यू हो रही है, तो वही किंग ही रूल कर रहे हैं, उसी खानदान के लोग ही रूल कर रहे हैं पूरी रूलर को, और पावर हमेशा एक ही पर्सन के हाथ में है और उसी खानदान के लोग ही रूल कर रहे हैं। तो मोस्ट मोनार्कीज हैव बीन रूल्ड बाय द किंग्स यूजली विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ एडवाइजर। यानी कि हम लोग देखते हैं ना कि अकबर का जो मंत्री था, वो अकबर ने 9 रत्न थे उसके, तो वही काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स थे जो उनको बताते हैं कि वो एडवाइज़र हर चीज़ में मतलब सुप्रीम होते हैं, हर चीज़ में एडवाइस करने के लिए, मतलब
और कुछ फाइनेंस का एडवाइज़र है तो फाइनेंस में एकदम मतलब फाइनेंस का एकदम अच्छा जानकारी होगी उसकी, तो वो लोग होते हैं काउंसिल ऑफ एडवाइज़र। तो द वर्ड मोनार्की कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मोनोस मीनिंग सिंगल एंड आर्केन मीन्स रूल। तो ये मोनार्की मतलब एक ही इंसान के हाथ में पावर होगी और वो इंसान किसी पर्टिकुलर किंग का बेटा या फिर वो किंग होगा, तो उसी की लेगेसी कंटिन्यू होगी आगे। और होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक इंसान जब पावर में आता है तो वो इंसान आर्मी रूल के थ्रू पावर में आता है बेसिकली, और आर्मी का रूल होता है बेसिकली। द डिक्टेटरशिप इज अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप इज डिफाइंड एज ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये बहुत लेमैन है, जब मैं आपको एक एग्जाम डिफरेंस समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ आपके लीडर्स हैं जो कि डिक्टेटर हैं, जैसे हिटलर तो आपने सुना ही होगा, जो कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ अभी हिस्ट्री में। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में। सो डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी सिटीजन इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न देम, अ लेजिस्लेचर क्रिएट्स अ लॉ, एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैरीज आउट द लॉस एंड जुडिशियल ब्रांच इंटरप्रेट्स द लॉ। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर कहें तो यही है। डेमोक्रेसी किसके ऊपर काम करती है, जिसकी मैंने कहा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट द लॉ एंड जुडिशियल टेक्स केयर ऑफ द लॉ। अब हमारा मेन डिफरेंस है कि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में डिफरेंस दिखना, जो कि पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं इन मोनार्की अ किंग और अ क्वीन और एम्परर रूल्स अ सोसाइटी। द रूलर यूजली इनहेरिट्स और बॉर्न इनटू द ऑफिस सिटीजन। मतलब किंग या फिर क्वीन या फिर एम्परर वही रूल करते हैं, और बेसिकली जो जैसे कि किंग की डेथ हो गई, जैसे कि ये जो रानी है इनकी डेथ हो गई, तो इनका जो भी बेटा है फिर वो रूलर बन जाएगा। सिटीजन इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की सच एज, अब हमारे कुछ कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया में हम देखते हैं मोनार्की चलती है अभी भी। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सच एज यूनाइटेड किंगडम। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी एक अलग टर्म है, जैसे कि यूके में आपका डेमोक्रेसी भी है और वहाँ पे रानी भी है, क्वीन एलिजाबेथ भी है। तो अब क्वीन एलिजाबेथ अगर डाई कर जाती हैं तो उनका जो भी बेटा है फिर बेटी होगी वही रूल करेगी। अब देखें वही सेम लेगेसी में सिंगल पावर है क्वीन एलिजाबेथ, और उन्हीं का बेटा या बेटी रूल कर रही है, यानी कि एक ही इंसान जो कि किंग है उसी का बेटा रूल करेगा, मतलब किंग यहाँ पर रूल करता है। इन डिक्टेटरशिप वन पर्सन दैट इज़ अ डिक्टेटर राइजेस टू द पावर। डिक्टेटर राइज पावर में आता है, वो पावर में किस बदौलत आता है कि आर्मी की मदद से वो पावर में आता है। द डिक्टेटर कंट्रोल्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड आर्ट्स। सिटीजन हैव अ फ्यू टू नो राइट्स। सिटीजन के पास यहाँ पर कुछ राइट्स नहीं होते। नॉर्थ कोरिया हैज़ बीन रूल्ड बाय डिक्टेटर। नॉर्थ कोरिया में एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एक चीज़ है, किंग मोनार्की के पास होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डिक्टेटरशिप में जहाँ तक अभी देखा गया कि मोस्टली उनके पास कम होते हैं, पर कम होता है एज कम्पेयर टू मोनार्की, उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कम होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिक्टेटरशिप है वो आर्मी रूल होता है, और जो मोनार्की है वो किंग रूल होता है। और डिक्टेटरशिप में जो इंसान है वो आर्मी की बदौलत पावर में आता है, और किंगशिप में मोनार्की में जो इंसान है वो किंग के ही फैमिली में से कोई होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे कि इक्वालिटी क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।